हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। और फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आप लोगों का मॉडल पेपर 1 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन का आज मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आप लोगों का मॉडल पेपर जो जारी कर दिया गया है, उसका लिटरेचर सेक्शन रचनात्मक पाठ का जो एक वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे तो बिल्कुल आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को पहले रोकें और सबसे पहले रचनात्मक का जो वीडियो मैंने अपलोड किया हूं उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। क्यों सर, ऐसा क्या खास बात है उस वीडियो में कि हम लोगों को देखना चाहिए? क्योंकि उस वीडियो से रिलेटेड आपके पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 क्वेश्चन है, आप लोगों का 5-5 मार्क्स का अगर मिलेगी तो कितना क्वेश्चन होगा? 20 मार्क्स का होगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मॉर्निंग टाइम में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था और आशा है कि आप में से कोई से स्टूडेंट अगर उस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखकर समझ जाते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाए तो इजीली से उनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको देखना है या नहीं। तो आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। ये आप लोगों का याद रखिएगा मॉडल सेट नंबर 1, जो आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 1 है, इसका मैं आप लोगों का जो पार्ट 2 है, इसका पार्ट 2 में लेकर आया हूं, जहां पे एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आप घबराए नहीं, मैं एक और वीडियो सेपरेट से लेकर आने वाला हूं जहां पे आप लोगों का जो भी क्वेश्चन छूटेगी सारा का सारा क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने अगला वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सर, पहला जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए हैं कि कविता के बहाने, आप सभी को पता है कि एक कविता के बहाने एक कवि है, मतलब एक कविता है, पोयम है, के आधार पर बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देने का माने क्या है? तो देखिए, सब घर एक कर देने के माने से अर्थ यह है कि जिस तरह से मैं लिखा हूं आपको भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। क्या कर लेना है मेरे शेर और शेरनियों? आपको भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। सब घर एक कम कर देने के मामले से माने से अर्थ है कि बच्चे किसी छल परपंच और भेदभाव के बिना खेल खेलते हैं। यानी सब घर को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आवर का, ऊंचा, लोअर कास्ट, हायर कास्ट, सभी को अगर हम सभी घर को एक कर देते तो सभी बच्चे एक जगह खेलेंगे। कितना खूबसूरत वह नजारा होगा जब उस गांव के सभी बच्चे एक जगह खेलते होंगे, जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे। खेलते वक्त उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता, वह केवल मनोरंजन के लिए खेल खेलता है। और हम लोग क्या करने के लिए खेलते हैं? मनोरंजन के लिए। क्या हम लोग जब भी कोई खेल खेलते हैं, क्या हम लोग को कभी ये फीलिंग होता है अंदर से कि हम लोग वो मुस्लिम है नहीं खेलेंगे, वो हिंदू है नहीं खेलेंगे, वो सिख है, वो ईसाई है, वो एससी है, एसटी है? कभी हम लोग सोचते हैं ऐसा? कभी नहीं सोचते जब हम लोग खेलते हैं। लेकिन उस खेल के बाहर जब हम लोग आ जाते हैं घर घर में, तब हमें एहसास होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में, पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अभी हमारे देश पूरा सांप्रदायिकता पर फैला हुआ है, ठीक है, सेक्युलरिज्म पे। उनके लिए सब बराबर है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म से क्यों ना हो, सारा व्यक्ति उनके लिए क्या है? बराबर है। उसी प्रकार कविता में कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग केवल मंगलयाम उद्देश्य से किया जाता है। क्या है मंगलयाम उद्देश्य? मतलब खुशी खुशी किया जाता है। तो कविता के बहाने के आधार पर बताएं कि सब घर एक कर देने का माने आपको इस तरह से इसका आंसर इजीली से लिख लेना है। क्या आप लोगों के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो क्या लिख पाएंगे या नहीं? अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 100% याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख लीजिए, ठीक है? क्या पूछा गया? आलोक धनवा अथवा धर्मवीर भारती। यानी आप लोगों को मेरा बात को समझिए, ये जो आप लोगों का आलोक धनवा जी है, ठीक है, धनवा, इसके बारे में आपको लिखना है। एक और लिखना है धर्मवीर। क्या लिखना है? धर्मवीर भारती। इन दोनों के में से आपको दोनों, देखिए दोनों आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आपको दोनों में से किसी एक को उत्तर देना है। इन्होंने कहा है कि आलोक धनवा अथवा धर्मवीर भारती के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। आप लोगों को 2 रचना के नाम लिख देना है और आपकी कॉपी पे आपको 2 मार्क्स एग्जाम में इजीली से दे देंगे। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? आदमी क्या मेरे शेर शेरनियों समझिए, इस क्वेश्चन को आपसे पूछी जाएगी। जनता, जनता, जनता की आदमी, आदमी, ये पहला इनका है। किनका? तो आलोक धनवा का। क्या है? याद रखिएगा, आलोक धनवा का पहला है जनता का आदमी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और एक है आपका दुनिया। क्या है? और एक दिया दुनिया, दुनिया रोज बनती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जो भी हिंदी कोड लेकर स्टडी कर रहे हैं। आलोक धनवा का 2, देखिए ऐसा तो बहुत सारा है मेरे पास, पर मैं वो 2 लिखाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जनता का आदमी और एक आपका दुनिया रोज बनती है। पहला आपका जनता का आदमी और एक होगा आप लोगों का दुनिया रोज बनती है।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि धर्मवीर भारती का क्या है, तो बोलेंगे सर गुनाहों का देवता। एक बार लिख लीजिए, मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा, पहला। और अगर आपसे दूसरा पूछा जाए, देखिए इसमें आप लोग का दूसरा पूछा गया है, तो एक दूसरा आप लोगों को लिखना है सूर्य का सातवां घोड़ा का सातवां, याद रखना है, सातवां घोड़ा। एक बार आप लोग लिख लीजिए बेहतरीन तरीके से। आलोक धनवा का है जनता की आदमी एक, दूसरा हो जाएगा, ये नंबर 1 है। नंबर 2 में है इसका दुनिया रोज बनती है। और अगर आपसे धर्मवीर भारती का पूछा जाए तो पहला बोलेंगे गुनाहों का देवता, और दूसरा में पूछा जाएगा सूर्य का सातवां घोड़ा। क्या बोलेंगे? सूर्य का सातवां घोड़ा। क्या आप नहीं लिख सकते हैं? इस तरह से इजीली से आप दोनों क्वेश्चन को हल लेंगे। और हाँ, सेपरेट से मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, सेपरेट से, हिंदी इलेक्टिव का भी होगा, हिंदी कोर का भी होगा, सेपरेट से, जहां पे आप लोगों का कि कोई भी राइटर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जो उसकी रचना है, सारा का सारा रचना मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि आपके पेपर में 2 मार्क्स यहां से आपको इजीली से मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। द्विवेंद्र जी ने सीरीज के, आप लोग सभी को पता है सीरीज का फुल, अब अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा, सीरीज का फुल एक कवि है, एक आप लोगों का क्या है, एक स्टोरी है। तो वहां पे बताया गया कि द्विवेंद्र जी ने सीरीज क्यों कालजी अवधूत मतलब सन्यासी क्यों माना, मतलब सीरीज के फुल को सन्यासी क्यों माना, ऐसा क्या रीजन था? लेखक ने सीरीज को कलजाई अवधूत, यानी यहाँ पे आप ये टर्म अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ना का तरीका पता होना चाहिए। लेखक ने सीरीज को सन्यासी की तरह माना। क्या लिखना है? लेखक ने सीरीज को सन्यासी की तरह माना क्योंकि अवधूत वह है जो शारीरिक मोह माया से ऊपर होता है। सीरीज सन्यासी की तरह विषम परिस्थिति में भी डटा रहता है, मतलब कोई भी परिस्थिति कितना बड़ा क्यों ना, कोई परिस्थिति बुरा परिस्थिति आ जाए, संकटकालीन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं डट के खड़ा रहूंगा। यह है सीरीज का फूल का ताकत। ठीक है, डट के रहता है। भयंकर गर्मी, उमस, लू, कितना लू चलता हो, भयंकर गर्मी, जब 50 डिग्री 56 डिग्री का टेम्परेचर हो, आदि में भी इसका पेड़ फूलों से लदा हुआ मिलता है। और आदि से भी है, देखिएगा फूलों से भी हम लोग गर्मी के मौसम में, अगर आपके घर के आसपास सीरीज का फूल होगा, सीरीज का वृक्ष होगी, देखिएगा जिस समय लू चल रही होगी, सारे इंसान, परी, पेड़ पौधे, पक्षी सब उस समय छांव के लिए तड़पते होंगे, उस समय सीरीज का फूल खिलकर उठते हैं। वह क्या मेरा सीरीज का फूल है। कालजी अवधूत मतलब सन्यासी के भांति जीवन की अजयता का प्रचार करता रहता है। ठीक है, ये है आप लोगों का द्विवेंद्र जी ने सीरीज के फूल के बारे में इस तरह से किस तरह से कहा था, सन्यासी इस तरह से कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते सर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुट में छिपी क्रूरता की कविता है। कभी विचार कीजिए, मतलब ये विचार करना है कि कमरे में बंद अपाहिज, आप सभी को पता है कि कमरे में बंद अपाहिज क्या है, पोएट्री सेक्शन, उसका बारे में क्वेश्चन पूछे गए। यह कथन बिल्कुल सच है कि यह कविता करुणा के मुकुट में छिपी क्रूरता की कविता है। ऊपर से तो करुणा दिखाई देता है, ऊपर से क्या दिखाई देता है, करुणा दिखाई देता है कि संचालक महोदय अपंग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दर्शा रहे। अपंग मतलब होता है ना, और हैंडीकैप जिससे हम लोग बोल सकते हैं, अपंग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दर्शा रहा है, पर उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। पर इसका वास्तविक जो उद्देश्य होता है कुछ और ही होता है। वह तो उसकी अपंगता बेचना चाहता है, उसे एक रोचक कार्यक्रम चाहिए, और उसे हमेशा एक क्या चाहिए, एक रोचक कार्यक्रम चाहिए जिसे दिखाकर वह दर्शकों की वाहवाही लूट सके। उसे अपंग व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। यह कविता बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के तरह संवेदनशील होने का ढोंग भर करते हैं। कई बार उनके प्रश्न क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। अतः यह कहना उचित है कि कैमरे में बंद अपाहिज के मुकुट में छिपी क्रूरता की कविता है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि ढोलक की आवाज पूरे गांव पर असर होता है। आप सभी को पता है जो ढोलक आप लोगों का कवि है, आप लोगों का जो ढोलक है, ढोलक का बारे में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। ठीक है, तो ढोलक की आवाज आप लोग सुन, लुटन सिंह सुने हैं ना, ये स्टोरी लुटन सिंह की स्टोरी बहुत ही रोचक वाली कहानी है। ठीक है, समझिए ढोलक, यहाँ पे लिखा है ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है। समझिए, हम लोग पढ़े हैं ना, चक धा गिरधा, चक धा गिरधा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, इसका मतलब होता था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था ऑलरेडी। महामारी की विषमिकता झेल रहे गांव में जब
रात भर लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती है। जब ये कहानी लिखा गया था ना, उस समय उस गांव पे जहाँ पे ये ढोलक बजती थी, उस गांव पे काफी ज्यादा बीमारी, महामारी, एक ऐसे बीमारी आ गई थी कि लोग प्रतिदिन यहाँ पे इस गांव पे मरते हुए हर एक इंसान को दिखाई पड़ रहे थे। महामारी की विषमता झेल गांव में जब रात भर लुट्टन पहलवान, कौन, लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती थी, तो औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती है। मतलब जो भी व्यक्ति बीमार पड़े हैं या कोई भी व्यक्ति गंभीरता से डिप्रेशन पे चले गए हैं, तो सब का दवा वो ढोलक की आवाज थी। और उस ढोलक की आवाज को सुनकर वो लोग अपने औषधि वगैरह सब कुछ भूलकर वो कहते थे, वाह रे क्या गांव है, जिस गांव पे इतना सारा महामारी फैली हुई है, फिर भी इसमें चटधा गिड़धा की आवाज आ रही है। वह आवाज बूढ़े बच्चे जवान की संवेदन शून्य स्नायु में बिजली भर देती थी, दंगल के दृश्य साकार कर देती थी, और दंगल का जो भी दृश्य होता था उनको साकार कर देती थी। वह आवाज गांव वालों को मृत्यु भय से मुक्त कर देती थी। वह आवाज गांव वालों को मृत्यु भय से मुक्त कर देती थी। मतलब मृत्यु मतलब समझ, मरने के कगार में थे, लेकिन इस आवाज को सुनकर व्यक्ति जो है जिंदा हो जाते थे। ऐसा था ढोल की आवाज। आप ही बताइए, आपके गांव पे जो है पूरा बीमारी फैली होगी, पूरा बीमारी फैला हुआ, सब आपको प्रतिदिन देख रहा है, 2-3 व्यक्ति प्रतिदिन वहां से डेथ कर रही है। अब बताइए उस समय अगर रात 12 बजे अगर कोई ढोल की आवाज बताएंगे प्रतिदिन, कैसा फील होगा। अरे परिस्थिति से लड़ो, वो ढोल कहता था, अरे परिस्थिति से लड़ो, विपत्ति से लड़ो। तो सभी लोग जो है बीमार पड़े हुए थे, वो लोग क्या करते थे, वो उठ जाते थे इस आवाज को सुनकर। ठीक है, तो मैं बेहतरीन तरीके से, मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर बैंडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देना प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहानी को समझने के लिए आप लोगों को पैसेंस बनाकर रखना होगा। जो सिल्वर बैंडिंग है, याद रखिएगा, इसमें जो मेन कैरेक्टर है यशोधर बाबू, उसी के बारे में ये कहानी यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से इस कहानी को समझिए। अगर आपको पहले से आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है, फिर भी आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि सिल्वर बैंडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। समझिएगा, यशोधर बाबू एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो भी फाउंडेशन कोर्स लिए हैं उन लोगों को, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन किया था, याद से जहाँ पे मैंने आपको लगभग आधा से पौने घंटा तक मैंने बताया था इस चैप्टर के बारे में, पूरा एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। यशोधर बाबू एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। बचपन में ही माता पिता के देहांत हो गया था। जो यशोधर बाबू थे, उनका बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। हो जाने की वजह से यशोधर बाबू जिम्मेदारियों के बोझ से दब गए थे। और होता है ना कि मान लेते मेरा माँ बाप का अगर साया अगर हमारे चेहरों से अभी उठ जाए तो घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ढाल जाएगी, है या नहीं, मेरे ऊपर ढाल जाएगी। दब बढ़ गए थे। यशोधर बाबू ने मैट्रिक पास करने के बाद नौकरी की खोज में किशन दा के यहाँ रहते हुए मेस का रसोई बनाकर काम किया। अब जो है यशोधर बाबू जो है, आप देखें घर की चालन भरण पोषण तो हम लोग ऐसा में नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमारे यशोधर बाबू है वो किशन दा के घर गए, वहां पे जाकर उनसे कहा मुझे एक छोटा सा नौकरी चाहिए। मेस का रसोईया बनाकर काम किया। यशोधर बाबू घोर संस्कारी किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। यही कारण है कि उनके विचारों में किशन दा के विचारों की गहरी छाप थी। वे संदेश पुराने ख्यालों वाले लोगों के बीच रहे, पले बड़े। कौन बताइए? यशोधर बाबू पुराने ख्यालों वाले लोगों के बीच रहे, पले बड़े, जिसके कारण उन्हें आधुनिकता के विचार बड़े ही असहिष्णुता लगते थे। अतः वे उन परंपराओं को चाह कर भी नहीं छोड़ पाए। वह बहुत सारे ऐसे परंपराएं जो वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाए। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे परंपराएं थे, नहीं छोड़ पाए। उन्होंने कभी भी आधुनिक संपन्न जीवन नहीं जिया। इसी के कारण परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना था। मतलब एक आधुनिकता होता ना, आधुनिक मतलब वो जो पुराने जमाने के लोग जो करते थे वो फॉलो करेंगे। मतलब थोड़ा सा एग्जांपल भी दे रहा हूं। अभी इनवाइट करने के लिए पहले पुराने जमाने के लोग साइकिल उठाते थे और जहां इनवाइट करना चाहता था वहां पे जाके बोल देते थे, लेकिन अभी मोबाइल पे हो या हम लोग ग्रीटिंग कार्ड भेज देते। ठीक है, सॉरी। जबकि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल्य संस्कारों में आधुनिक नहीं थी। किसका? यशोधर बाबू की पत्नी। किंतु अपने बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी के चलते समय को मोड़ आधुनिकता बना लेती।
विवाह के बाद उसे संयुक्त परिवार के कठोर नियमों का निर्वाह करना पड़ा, इसलिए वह अपने बच्चों के आधुनिकता दृष्टिकोण से जल्दी ही प्रभावित हो गई। वे बेटी के कहने के अनुसार नए कपड़े पहनती थी। कौन? यशोधर बाबू। उनके बेटी कहती थी, पापा आप ऐसा कपड़े क्यों पहन रहे, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। ये आधुनिकता थे, ठीक है, आधुनिकता पे वो जी रहे थे। कौन? यशोधर बाबू। और बेटी के किसी भी मामले में दखल नहीं देते थे। और यशोधर बाबू एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी अपने बेटी के बताए हुए कोई भी बातों को वो दखल नहीं देती थी। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तन हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू किशनदा के संस्कारों और परंपराओं से जुड़े होने के कारण स्वयं को कभी भी समय के साथ बदलने की चेष्टा नहीं किए। वे बदलते समय को समझते तो है, किंतु पूरे मन से स्वीकार न कर पाने के लिए आप सफल रहते हैं। यह है हमारी कहानी। किसका बताएंगे सर? सिल्वर बैंडिंग की कहानी। आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, अपने कॉपी पे एक बार आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, साधन संपन्न थी, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछेंगे पर उसमें भयावहता का अंडमार नहीं था। कैसे? इसका मैंने बताना है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों प्राचीन सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं। आप सभी को पता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों प्राचीन सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं। मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा पंजाब प्रांत में है। आपको यह पता होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो। क्या? मोहनजोदाड़ो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। कहां पे? सिंध प्रांत में है। और हड़प्पा पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदाड़ो विश्व का सबसे प्राचीन नियोजित शहर था। वह 200 हेक्टेयर, याद रखिए 1 हेक्टेयर, मेरा लाल समझिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग किलोमीटर। क्या होता है? वर्ग किलोमीटर, याद रखना है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 हेक्टेयर। तो 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में 12 बोल रहा है, तो मतलब 20,000 हेक्टेयर। या 200 हेक्टेयर, 200 यहाँ पे 2 हेक्टेयर नहीं, 200 हेक्टेयर मतलब बहुत बड़ा एरिया, बड़ा नहीं बहुत बड़ा एरिया। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। संपूर्ण शहर वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित थी। यहाँ भवनों, बंद नालियों, विभिन्न वस्तुओं, मकानों के जो अवशेष मिले हैं वे उस काल की अत्यंत विकासित व संपन्न सभ्यता को प्रदर्शित करती है। यह है हमारे आज के स्टोरी जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर पाया हूं। और ये तो हम लोग पहला लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है सर हम लोगों का अभी तो क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना, एक सेपरेट से मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है। मैं लेकर आने वाला एक सेपरेट से वीडियो जहां पे आप लोगों का याद रखिएगा सेट 3 होगी। सेट 3 में सारा का सारा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड है। और हाँ, आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के चैनल पर नए आए हैं और आप सभी को अच्छी तरह से पता नहीं है कि मिसाइल क्लासेस में किस तरह से प्रिपेयर करवाया जा रहा है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, अभी मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि क्रैश कोर्स एक ऐसे कोर्स है जहां पे आपको सारा का सारा एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर आपने कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोर्स को बाय तो करना चाहते हैं पर अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते, किसी और से करवाना चाहते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, हमारे टीम का नंबर है, उस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप करके हमारी टीम से कनेक्टेड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो।